हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 पे आ गया हूं। बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपना। बहुत अच्छे से अपन ने पार्ट 1 देख लिया है, पार्ट 2 देख लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे अपन, है ना, क्योंकि समय है कम, काम है ज़्यादा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कि वो एरिया जहाँ पर इनको फ्यूचर में वर्क करना हो, और फ्यूचर में काम वर्क करेंगे। देखो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में वर्क करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में वर्क करेगा, इनोवेशन के ऊपर वर्क करेगा, तो वही सारी चीज़ें। देखो, कम्युनिकेशन इसका फ्यूचरिस्टिक मिशन है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या कहता है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाने के ऊपर वर्क करता है। डाइवर्सिटी लाना, डाइवर्सिटी यानी कि न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन, और डाइवर्सिटी किससे आएगी, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट से आती है। लीडरशिप का डेवलपमेंट करना, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मेन काम है। एचआर का मेन रोल है लीडर डेवलप करना। एम्प्लॉय तो अपने आप डेवलप हो जाते हैं, लेकिन लीडर डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हाथ रहता है। चेंज मैनेजमेंट लेना, चेंज मैनेजमेंट यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, इनको चेंज करके नए रूल्स जैसे अडॉप्ट किए जाते हैं, तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि शुरू में मोबाइल फ़ोन आए थे तो लोगों को दिक्कत हो रही थी कि अरे नंबर, सब शुरू में अच्छा टेलीफोन आए थे तो लोगों को दिक्कत हो रही थी, अरे नंबर याद रखना पड़ेगा, ये याद। फिर धीरे धीरे उसमें अडॉप्टेबिलिटी आ गई, इसमें मोबाइल फ़ोन आए उसमें अडॉप्टेबिलिटी आ गई, स्मार्टफोन आए इसमें अडॉप्टेबिलिटी आ गई। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन उस चेंज को मैनेज करना और अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाना ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी का काम है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना। कॉन्फ्लिक्ट इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रमोट करना जिससे वर्क लाइफ बैलेंस माना जा सके और सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सके, जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस का पॉइंट आ ही गया है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, वैसे तो यूजुअली एक ही गोल्स है, मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर, यही गोल बोला जाता है। अब गोल क्या है, यूजुअली गोल क्या है, जैसे एक तो फाइनेंशियल गोल होगा कि कंपनी की ग्रोथ करनी है, एक ग्रोथ का गोल होगा कि कंपनी को नए आयाम तक ले जाना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, नई इंडस्ट्री लगानी है ना। एक कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का भी बहुत सी कंपनी का गोल होता है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट। एक ऑपरेशनल गोल होता है, ऑपरेशनल गोल क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना, स्किल सेट बढ़ाना, ये। और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अचीव करना, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी समटाइम्स कंपनी का गोल होता है। तो ये कुछ गोल्स हैं। वैसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट विद मैक्सिमम मार्केट शेयर ही गोल्स होता है, लेकिन अगर अपन इसको डिवाइड करें, फाइनेंशियल गोल्स, ऑपरेशनल गोल्स, एम्प्लॉय के लिए गोल्स, है ना, ऑपरेशनल गोल्स, कस्टमर्स के लिए गोल्स, तो वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन, थोड़ा सा लिखा हुआ है, हाँ, मॉडल्स ऑफ ओबी। अब मॉडल्स क्या हैं, वो रूपरेखा, वो फ्रेमवर्क जिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वर्क करता है, माने वो रूल्स रेगुलेशन जिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वर्क करेगा। अब डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट ओपिनियंस है, उन सब ने अपने अपने मॉडल दिए। तो कितने मॉडल्स याद करने हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, है ना, जितने बोलो उतने मॉडल है, इसके अंदर भर के मॉडल है। तो कोई भी 3-4 याद हो जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। सबसे पहला मॉडल क्या कह रहा है, सबसे पहला मॉडल कह रहा है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या है, जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बताई थी कि 3 लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से लेवल हैं, टॉप, मिडल और लोअर, टॉप, मिडल और लोअर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बराबर बात है। ये ऑटोक्रेटिक मॉडल है, यानी कि टॉप ने कुछ कह दिया वही बात आपसे मान लेनी है। उड़ान पिक्चर में बताया है, पिताजी ने कह दिया वही बात बेटा मान रहा है। तो लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सारी डिसीजन मेकिंग, सारी सेंटर पावर किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। इसको ऑटोक्रेटिक मॉडल बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ये ऑटोक्रेटिक मॉडल। कस्टोडियल मॉडल, कस्टोडियल मॉडल क्या होता है, एक बच्चे की तरह रखते हैं अपन एम्प्लॉय को, सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं, सारी चीज़ें हेल्प करते हैं, जिसमें उसका वेलफेयर और जॉब सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, एम्प्लॉय के वेलफेयर और जॉब सिक्योरिटी पे बहुत वर्क करती है। भैया 8वां वेतन आयोग लागू कर दो, इनको महंगाई बढ़ रही है, इनका लिए लागू कर दिया जाए, इसके लिए सैलरी बढ़ा दी जाए, इनकी इतने % बोनस दे दिया जाए, इनकी जॉब सिक्योर्ड होनी चाहिए, कोई भी ऐसा बड़ा गलत कदम ना उठाए तब तक इनको जॉब से ना निकाला जाए, इनको केवल प्रमोशन रोक दिया जाए, तो जॉब सिक्योर्ड रहती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा जॉब करना पसंद करते हैं, स्वाभिमान देती है। बाकी पैसा तो प्राइवेट वाले ही दे रहे हैं आज भी। सपोर्टिव मॉडल, सपोर्टिव मॉडल क्या कह रहे हैं, सपोर्टिव मॉडल ये कह रहे हैं कि लीडर्स को हेल्प करते हैं एम्प्लॉय, है ना, सपोर्टिव मॉडल। यानी कि अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बात अलग हो गई। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो एचआर है उसका काम है लीडर्स को डेवलपमेंट करना है, यानी कि वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को लीडर्स बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जॉब रोटेशन के द्वारा, जॉब एनरिचमेंट के द्वारा, जॉब में ट्रेनिंग्स के द्वारा। ये सपोर्टिव मॉडल है,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल क्या कह रहा है? कॉलेजियल मॉडल ये कह रहा है कि कोलैबोरेट करते हैं एम्प्लॉइज से, जिससे वो टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करें। ये कॉलेजियल मॉडल क्या कहता है कि टीम के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। जैसे फार्मूला 1 रेसिंग देखी आप सबने देखी होगी, तो उसके अंदर हर जने का एक टास्क फिक्स है। कोई टायर सही कर रहा है, कोई पेट्रोल भर रहा है उसके अंदर, कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है। अगर वो टीम के तरह वर्क नहीं करें तो कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है और उस सेकंड से रेसर हार भी सकता है। तो कॉलेजियल मॉडल क्या कह रहा होता है? एम्फेसिस कर रहा होता है टीम वर्क के ऊपर। सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल ये कहता है कि जो भी प्रोसेस पहले से प्री डिसाइडेड है इसके थ्रू वर्क करना है। कौन टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, कुछ नहीं, जो प्रोसेस डिसाइड है उसी के थ्रू वर्क किया जाता है। जैसे कि मोहब्बत पिक्चर में अपने अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा, परंपरा, और तीसरा वर्ड आप बताना, वो सिस्टम मॉडल पे, यानी कि एक रूल्स डिसाइडेड है, इसको आप कोई चेंज नहीं करेगा, इसी के थ्रू वर्क होगा। नेक्स्ट होता है कंटीजेंसी मॉडल। कंटीजेंसी मॉडल क्या कहता है? संदिग्ध। कंटीजेंसी यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी जैसी सिचुएशन हो वैसा वर्क किया जाए। ओबी का वर्क है, कभी ऑटोक्रेटिक बन जाए, कभी डेमोक्रेटिक बन जाए, कभी पार्टिसिपेटिव बन जाए, वो कंटीजेंसी मॉडल है। ठीक है। ह्यूमन रिलेशन मॉडल। ह्यूमन रिलेशन मॉडल क्या कहता है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर वर्क कर रहा होता है एम्प्लॉय के, यानी कि एम्प्लॉय अच्छे से बात करे, एम्प्लॉय की टीम अच्छे से हो, एम्प्लॉय का टीम वर्क अच्छे से हो, लीडरशिप को क्वालिटी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये ह्यूमन रिलेशन पे। और इसी तरीके से बिहेवियरल मॉडल भी वर्क करता है। ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को मोटिवेट रखने में हेल्प करना होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। अब हर एक मॉडल एक साथ इंप्लीमेंट होता है, कोई इस मॉडल का कोई इस मॉडल का ले लिया जाता है। ये रूल्स रेगुलेशन है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर सके। यानी कि कोई कहता है नहीं नहीं पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, हर किसी को पार्टिसिपेशन करके ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। कोई कहता है ऑटोक्रेट होना चाहिए, नहीं टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर वर्क होना चाहिए। तो हमको कितने मॉडल याद करने हैं? देखो, पहला ऑटोक्रेटिक याद कर लो, कस्टोडियल याद कर लो, कॉलेजियल याद कर लो, और एक आपको और याद करना है तो सपोर्टिव मॉडल। यानी 4 मॉडल बहुत है ना। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाना है, पार्ट बी में ही आता है अधिकतर क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे तो नेचर के बाद नेचर और स्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इवन मैंने कह सकते हो ये क्वेश्चन इतनी बार देखा एग्जाम में कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर इसको दिया जा सकता है। ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट या कल्चरल डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा? कम्युनिकेशन में एक चैलेंजेस आएगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, पर इनोवेशन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, एक इंग्लैंड का आदमी, एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, एक जापानीज़ है, सब मिट के अगर डिसीजन लेंगे तो क्रिएटिव माइंडसेट भी रहेगा, इनोवेशन भी रहेगा, हाँ कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, स्लो कम्युनिकेशन भी होगा, तो क्रिएटिव तो रहता है, ये बात तो आप सब मानते हैं। डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। क्यों डिसीजन मेकिंग? क्योंकि डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट व्यू पॉइंट आएंगे तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। इसके अलावा एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाना और सेटिस्फाइड रखना, ये एक बड़ा चैलेंजेस होता है। मार्केट में रीच बढ़ती है, जब हम डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट आता है तो मार्केट में रीच हमारी बढ़ रही है, इंटरनेशनल से ग्लोबल कंपनी हो रही है। कम्युनिकेशन एक चैलेंज रहेगा, किसी के लिए इंग्लिश प्राइम लैंग्वेज है, किसी के लिए हिंदी है, किसी के लिए उर्दू है, किसी के लिए अरबी है ना, किसी के लिए डिफरेंट, है ना। तो अपन ये कर लेते हैं, तो चैलेंज रहता है कम्युनिकेशन का। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सबका अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि सर डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी, डिफरेंट नेशंस में लॉ अलग है, डिफरेंट रिलीजन्स अलग है, कहीं पे कोई लॉ किस इम्पैक्ट पे बोला जा रहा है, कहीं पे रूल कुछ और बना रखे हैं, तो रिजोल्यूशन का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये पॉइंट आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस आता है। कोई से बहुत फास्ट अडेप्टेबल होते हैं, कोई स्लो अडेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके टाइमिंग अलग। जैसे जापान में कोई संडे नहीं है, 7 दिन वर्किंग चल रही है, आप अपनी इच्छा से छुट्टी ले रहे हो। अमेरिका में 4 डेज ए वीक ही चल रहा है, वहाँ पे 5-6 से फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलीडे चल रहा है ना, फ्राइडे हाफ डे चल रहा है, कहीं पे फुल डे ऑफ चल रहा है। तो एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होगी हर एक की ग्लोबलाइजेशन के अंदर। लीडरशिप स्टाइल सबकी अलग अलग है, किसी को ऑटोक्रेटिक पसंद है, किसी को डेमोक्रेटिक पसंद है, ठीक है। तो ये मेजर चैलेंजेस, इश्यूज हैं जो ग्लोबलाइजेशन के कारण इम्पैक्ट करते हैं। लाइक कि कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करता है, लीडरशिप स्टाइल इम्पैक्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्ट करती है, लेकिन फिर भी ये हमको मार्केट रीच देता है, ये हमको क्रिएटिव आइडिया देता है, ये हमको बेटर डिसीजन मेकिंग देता है ना। तो ये ज़रूरी भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। तो यहीं पे ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट पे जल्दी मिलता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं। जय हिंद।